सबको गुड मॉर्निंग। कैसे हो भैया सभी लोग जो भी क्लास में जुड़े हैं? बाकी लोग तो उत्सव ही मना रहे हैं और उनका उत्सव कब ख़त्म होगा पता नहीं। नीलेश गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उत्सव में लोग संलग्न हैं, अब उत्सव कब ख़त्म होगा देखते हैं। लोग नाराज़ हो जाएंगे कि हमें तुच्छ बोल रहे हैं। टॉपिक पे आते हैं। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कल की क्लास को आप लोग और रिवाइज कर लिए होंगे, अपनी कॉपी को और पढ़ लिए होंगे जो कल मैंने लिखवाया था। आज हम लोग उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे और आप लोगों को ये एक बात हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं समझ के पढ़ रहे हैं, तो देखो किस तरीके से समय लगता है। जब लिखना होता है सिर्फ बोल के लिखवा दिया, आप कॉपी में लिख लिए तो फटाफट काम हो जाता है, या सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया लिखवाया नहीं तब भी थोड़ा काम हो जाता है। लेकिन दोनों चीज़ें जब प्रॉपर चीज़ें हम करते हैं तो समय लगता है, चाहे ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो। जब तक समझ में नहीं आता है और फिर भी आप पढ़े जा रहे हो तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो, बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, जब तक 100% समझ में बातें नहीं आ रही हैं तब तक पढ़ना लिखना बेकार है, मतलब नहीं है आप समय खराब करें अपना। तो हम लोग आज क्लास को आगे बढ़ाते हैं और क्लास की कोडिंग करो। MPPSC मेंस क्लास की कोडिंग करें आप लोग। MPPSC मेंस पेपर 3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इकाई 1 भौतिक विज्ञान। आज का लेक्चर, इससे आपको क्लियर कट बात होगी कि हाँ कल से लेक्चर 10 शुरू होगा लेकिन गति के प्रकार उसमें रहेगा। लेक्चर 009 और टॉपिक आज का रहेगा गति संबंधी न्यूटन के नियम। न्यूटन के गति संबंधी क्या नियम हैं, वो तीनों नियमों के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले एक बात और आप लोगों को मैं शेयर करना चाहता हूं, दिमाग में आपको रख लेना है कि एक विद्वान थे, आपको पता है एरिस्टोटल। एक विद्वान थे जिनका नाम क्या था, अरस्तु। हिंदी में हम लोग बोलते हैं अरस्तु और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरिस्टोटल। इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल। इन्होंने क्या बताया था, पीछे नोट आप लोगों को पिछली क्लास का शुरुआत मैंने जानकारी प्लस से किया था। तो वो पहली जानकारी प्लस वाली जो बात थी कि अरस्तु साहब ने बहुत पहले, अरस्तु आपको वैसे भी पता है कि लगभग ईसा पूर्व की बात है अरस्तु की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। गलत हो ही नहीं सकता, अरस्तु ईसा पूर्व, क्योंकि सिकंदर ही ईसा पूर्व में है तो ये तो रहेंगे ही। तो अरस्तु एरिस्टोटल जो थे, इन्होंने क्या बताया था कि एक समान गति के लिए एक निश्चित बल की आवश्यकता होती है। एक समान गति के लिए एक निश्चित बल की आवश्यकता होती है। एनसीईआरटी आप लोग पढ़ रहे होंगे उम्मीद करता हूं। एक निश्चित बल की आवश्यकता होती है, एक बल की आवश्यकता होती है, एक निश्चित बल की आवश्यकता होती है। बट इसी बात को गैलीलियो ने आकर क्या कर दिया, खारिज कर दिया। गैलीलियो ने इसको गलत सिद्ध कर दिया। गैलीलियो ने इसे गलत सिद्ध किया और बहुत समय बाद गलत सिद्ध किया। गैलीलियो लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास आके इसको गलत सिद्ध किया और ये ईसा पूर्व में ही इस बात को बोले हुए थे। तो इनकी बात को गलत करने में बहुत लंबा समय लगा। आज हमको क्लियर कट पता है कि एक समान गति बनाए रखने के लिए किसी भी बाहरी बल की आवश्यकता नहीं होती है। ये क्लियर कट आपको भी अब पता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। आज की क्लास भी हम लोग अगर चाहे तो एक जानकारी प्लस से ही कर लेते हैं, और वो जानकारी प्लस क्या रहेगी आपको लगभग वो बात पता ही है शायद, लेकिन फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि
जड़त्व की अवधारणा, जड़त्व की अवधारणा, जड़त्व की अवधारणा विद्वान गैलीलियो ने दिया था, विद्वान गैलीलियो ने दिया था। मुझे लगता है कि ये बात आपको पता होगी, पहले ही मैंने बता दिया था शायद, फिर भी देख लीजिएगा। विद्वान गैलीलियो ने प्रतिपादित किया था या दिया था, जो भी आपको अच्छा लगे, प्रतिपादित किया था। तो ये बात अगर नहीं आइडिया हो तो आप कहीं जानकारी प्लस करके लिख लीजिएगा, और अगर पता था पहले लिखवाया हुआ हो तो बुरा नहीं मानना है कि फिर डबल से लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना है? जब पहले से कॉपी में था तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी में नहीं था अगर तब लिखने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक लेक्चर 009 जी हमने किया, और गति संबंधी न्यूटन के नियम आज पढ़ने वाले हैं हम लोग। गति संबंधी न्यूटन के नियम आज हम पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं और बात करते हैं। सिलेबस नहीं लगाया हूं क्योंकि सिलेबस हमको रट्टा हो गया है, नए पेपर के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस सबको रट्टा हो गया होगा। गति, वेग, त्वरण, यही तो है बस। गति, वेग, त्वरण, 3 बातें हैं, और इन्हीं बातों को एक्सप्लेन करने में कितना समय लग रहा है आप देख सकते हैं। अदरवाइज इसी को लोग पढ़ा रहे हैं, पता ही नहीं है, खुद पेपर दिए नहीं कभी, और आपको पढ़ाने चले गति की परिभाषा पढ़ा दिए, वेग और त्वरण पढ़ा दिए, बोल दिए हो गया काम खत्म। और एग्जाम में जब हम जाते हैं तो परेशानी। इस बार का पेपर ही जाके देखो, चुंबक लोग पढ़ते हैं, और चुंबक में चुंबकीय गुणों के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। हुआ क्या? इतना कौन सोचता है? जब पेपर में आए लोग धराशायी हो गए। रासायनिक बंध केमिस्ट्री का आया, लोग धराशायी हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि सिलेबस को समझना महत्वपूर्ण है। सिर्फ जो टर्म्स लिखे हैं वो पढ़ने लगे तो फिर परेशान हो जाएंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे गति का प्रथम नियम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, बड़ा मजेदार तरीके से आपको समझ में आएगा गति का प्रथम समीकरण, क्योंकि मैंने आपको आधार पूरा बनवा दिया है, बेस पूरा बनवा दिया है। और बेस में क्या था? तो बेस में हमने पढ़ा था सारी बातें जितनी भी, वेग, त्वरण, उसके बाद हमने संवेग, आवेग, सारी बातें पढ़ लिया है। तो अब हमको गति के नियम समझने में कहीं भी कोई तकलीफ नहीं आएगी। गति के नियम पहले समझ लो ध्यान से, उसके बाद लिखेंगे गति के नियम। सबसे पहले समझ लो कि इसका प्रतिपादन किसने किया था, इस नियम को दिया किसने है। तो सच कहें तो गैलीलियो एक बहुत बड़ा विद्वान था, समझ लो। और गैलीलियो लेकिन थोड़ा मनमर्जी टाइप का था, मनमर्जियां करता था वो। मनमर्जियां करने का मतलब क्या कि ऐसा होता था कि कोई नियम पे काम कर रहा है और फिर थोड़े समय बाद छोड़ देता था, उसको अधूरा ही छोड़ देता था, फिर दूसरे नियम पे लग जाता था, या अनमने ढंग से काम करता था। और उन्हीं की बातों को न्यूटन साहब ने क्या किया, जो न्यूटन विद्वान हैं, उन्होंने गैलीलियो की ही बहुत सी बातों को सही से व्याख्या कर दिया और उनका नाम हो गया। तो ध्यान रखेंगे, न्यूटन के मैक्सिमम नियम जो हैं वो कहीं ना कहीं और भी दूसरे जो नियम होंगे उनके बारे में पहले गैलीलियो ने बताया है। न्यूटन उस बात को परिष्कृत कर दिए हैं बाद में चल के, जो गैलीलियो भी परिष्कृत कर सकता था। बट गैलीलियो मनमर्जी टाइप का व्यक्ति था, उसको श्रेय से बहुत मतलब नहीं था, नवाचार किया फिर उसका मन बदल जाता था। जैसे कई लोग तैयारी करने आते हैं ना एमपीपीएससी का, 2-3 महीने तैयारी करते हैं, फिर उनका मन बदल जाता है, सोचते हैं कि अब तो हम एसआई करेंगे, एमपीपीएससी टफ है। शुरुआत यूपीएससी से करते हैं, यूपीएससी की तैयारी शुरू किए, थोड़े समय बाद लगा कि ये तो टफ है यार, जब प्रीलिम सेक दिए तो फिर मन बदल गया, बोलेंगे अब एमपीपीएससी करेंगे। एमपीपीएससी से भी मन बाद में बदल गया, बोलेंगे एमपीएसआई करेंगे। एमपीएसआई से भी नीचे आके पटवारी, अंततः फिर बैग पैक करके घर चले जाते हैं कि कुछ नहीं करेंगे। मतलब मनमर्जी टाइप का। ये तो खैर मजबूरी है कि हमें सही गाइडेंस नहीं मिलता है तो हम परेशान रहते हैं। आपकी केवल गलती नहीं है, आपके गाइडेंस, जो आपके गाइडर हैं वो सही नहीं मिलेंगे तो तकलीफ होनी ही होनी है। चलो टॉपिक पे हम बात करें
कि प्रतिपादन थोड़ा सा इंसाइट मैं आपको इसलिए दे देता हूं कि आपको कहानी की तरह बातें पता रहे कि न्यूटन के तीनों नियम में कहीं ना कहीं गैलीलियो का कोई ना कोई रोल रहा है, बट आज हम न्यूटन को प्रतिपादन का श्रेय देते हैं, गैलीलियो को नहीं। तो प्रतिपादन किसने किया? तो सर आइजैक न्यूटन ने। सर एक उपाधि है जो आप आधुनिक इतिहास में भी पढ़ते होंगे, ब्रिटेन वाले देते थे, सर आइजैक न्यूटन। कुछ सही नाम तो इसका आइजैक है, बट जनरली लोग क्या करते हैं, इसको आइजैक लिख देते हैं। अब हम अपने सहूलियत के लिए आइजैक लिखते हैं, बट सही मायने में आइजैक है, सर आइजैक न्यूटन। और इंग्लिश में ध्यान रख लेना कि सर आइजैक के स्पेलिंग ISSAC आइजैक होता है। अब देख सकते हो इसाक भी बोल सकते हो, इसक मत बोलना, इसक बोलोगे दिक्कत हो जाएगा। आइजैक, सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। और किसमें दिया था? तो इनकी एक किताब थी, इनकी एक बुक है, इन्होंने अपना एक बुक लिखा था और बुक का, इनके किताब का नाम क्या था? प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया करके इनकी किताब थी। इसी किताब में तीनों नियमों को इन्होंने दिया, तीनों नियम इस किताब में इन्होंने प्रकाशित किया था। प्रिंसिपिया करके किताब का नाम है। डेफिनेटली ये बात आप लोगों को भी पहले से पता होगी। एक बार मैं प्रिंसिपिया के बारे में थोड़ा सा स्पेलिंग्स देखना चाह रहा था कि प्रिंसिपिया का स्पेलिंग तो सही है। अब मेरे पास तो यहाँ मैटर ही शायद वो नहीं पड़ा हुआ है कि मैं देख पाऊँ, बट ठीक है, प्रिंसिपिया का स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग, यही होगा, गलत तो ऐसे होता नहीं है जल्दी। सर आइजैक न्यूटन, किताब का नाम शायद ही इसमें दिया हो यार, किताब का नाम प्रिंसिपिया ही है, तो ठीक है प्रिंसिपिया ही होगा। अभी अगर कुछ बदला हुआ देख लेंगे, बदलेगा ही नहीं, प्रिंसिपिया ही है। बहुत लंबे समय बाद ये नाम लिख रहा हूं तो थोड़ा सा मैं डाउट में हूं, पर प्रिंसिपिया ही है, आप डाउट मत रखो। बुक का नाम था प्रिंसिपिया, इसमें तीनों नियमों को दिया। इन्होंने जो 3 नियम दिया, अभी ओवरव्यू ले लेते हैं। 3 नियमों में जो पहला नियम दिया, ये नियम क्या था, ध्यान से समझ लो कि जो प्रथम नियम दिया उसको अक्सर लोग जड़त्व का नियम बोल देते हैं, उसको अक्सर लोग जड़त्व का नियम बोल देते हैं। जड़त्व के नियम को फर्स्ट नियम या प्रथम नियम बोल दिया जाता है। दूसरा नियम जो होता है, सेकेंड लॉ जो होता है, दूसरा जो इनका नियम है, इस दूसरे नियम को बोला जाता है कि ये क्या करता है, ये दूसरा जो नियम है इसको हम बोलते हैं बल एवं संवेग। आप चाहो तो बाह्य बल लिख दो, बाह्य बल एवं संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन के बीच, संवेग में परिवर्तन के बीच संबंध दर्शाता है ये। और भी बातें हम करेंगे, अभी तो बेसिक्स कर रहे हैं, दर्शाने वाला है। और तीसरा जो नियम है इसको हम बोलते हैं कि ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। एक मिनट देख रहा हूं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये 3 नियम हैं। कोई कुछ बोला है, थोड़ा देख लेते हैं। आशीष बोल रहे हैं प्रिंसिपिया 1687, फर्स्ट पब्लिश इन 1687, प्रिंसिपिया फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका। एकदम सही है, नहीं सही है ना, इसमें गलत क्या है। एक्चुअली बहुत लंबे समय बाद ये किताब का नाम मैं लिया था, तो मुझे लगा कि कहीं स्पेलिंग वगैरह में कहीं मिस्टेक ना हो, क्योंकि बोलते समय प्रिंसिपिया तो ठीक है, लिखते समय कहीं कुछ, तो किताब का बड़ा नाम जो है वो मेरे दिमाग में था, वो बड़ा नाम आप गूगल पे इन्होंने जो कमेंट किया है यहाँ से लिख लेना है, आप खुद भी कर लेना, या बोल के मैं भी लिखवाई दूंगा। प्रिंसिपिया, जड़त्व का नियम, बाह्य बल एवं संवेग में परिवर्तन के बीच संबंध दर्शाने वाला नियम, और तीसरा क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये 3 नियम इन्होंने दिया, और तीनों ही नियम कहाँ थे, इस बुक प्रिंसिपिया में थे। अब इन्हीं नियमों को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, देखेंगे कि ये क्या है। एक बात आपको मजेदार ये दिमाग में हमेशा रखनी है कि गति के समीकरणों की व्याख्या या बारे में बताया, इसके बारे में भी कहीं ना कहीं
गैलीलियो का ही रोल रहा है, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं कहाँ, शुद्ध गतिकी में। और ये आप लोगों को पहले से ही आइडिया है, बट मैं रिवाइज करा देता हूँ कि दिमाग में रहे बात। शुद्ध गतिकी में इसका अध्ययन होता है, क्योंकि बल की बातें यहाँ आ गई थी पहले ही, बल के कारण ही गति होती है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं गति के प्रथम नियम के बारे में। गति का प्रथम नियम ध्यान से समझिए कि क्या है। और ये जो फ्लो चार्ट में बोर्ड पे बनाता हूँ, ये आपको बनाना चाहिए बाद में, जब कॉपी आपके पास पहुँच जाए, जब दूसरी बार रिवाइज कर रहे हो तो। गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम या गति संबंधी लिख सकते हो। गति का मैं बोल रहा हूं, आप गति संबंधी प्रथम नियम बोल सकते हो। समझो ये होता क्या है, इसने क्या बताया। इसने क्या किया, न्यूटन साहब ने बहुत कुछ नया तीर इसमें मारा नहीं। उसने सिर्फ क्या किया कि जड़त्व के बारे में व्याख्या किया। हमने पढ़ा था गति का, हमने पढ़ा था विराम का जड़त्व, हमने पढ़ा था विराम का जड़त्व। समझना कंसेप्ट के हिसाब से समझा रहा हूं मैं, रटने के हिसाब से नहीं। गति का जड़त्व इस एंगल से पढ़े नहीं होगा जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनो। गति का जड़त्व, और तीसरा होता है क्या, दिशा का जड़त्व। ये हमने जड़त्व पढ़ा था, दिशा का जड़त्व। तो इन्होंने क्या किया, अच्छा जड़त्व और स्थिति में परिवर्तन करना है, अगर स्थिति में परिवर्तन करना है, अगर हमको स्थिति में परिवर्तन करना है, अगर हमको परिवर्तन करना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, बल की जरूरत पड़ेगी। तो बल की आवश्यकता होगी। बस इतनी बात गैलीलियो का न्यूटन ने पकड़ा और बोला कि अब मैं एक नियम बना देता हूं। ये गैलीलियो की बातें थीं, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। और ये भी गैलीलियो की ही बात थी कि दिशा में परिवर्तन करने के लिए, या गति में परिवर्तन करने के लिए, या जड़त्व में परिवर्तन करने के लिए, विराम के जड़त्व में परिवर्तन करने के लिए इस क्या करना है, बल की आवश्यकता होती है। गति का प्रथम नियम इसी बात को उठा के कर दिया। उसने क्या बोला, इस नियम के अनुसार ये बोल दिया गया कि यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है, यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है, विराम की अवस्था में है, तो वह विराम के अवस्था में ही रहेगी। तो वह विराम की अवस्था में ही रहना चाहती है। चाहो तो लिख लो, रहना चाहती है। यदि गति की अवस्था में है, यदि गति की अवस्था में है, गति की अवस्था में है, तो उसी दिशा में, यहां दिशा एक साथ लिख देना है, तो उसी दिशा में गति की अवस्था में ही रहना चाहती है। गति की अवस्था में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये इसकी परिभाषा हो गई। उस परिभाषा में आप देख रहे हो कि जो प्रथम भाग है वस्तु की विराम अवस्था में, तो विराम अवस्था में, तो इस नियम का जो पहला भाग है, इस नियम का जो प्रथम भाग है, अगर दो भाग में तोड़ लो तो प्रथम भाग किसकी व्याख्या कर रहा है, विराम के जड़त्व का। और जो दूसरा भाग है वो दूसरा भाग किसकी व्याख्या कर रहा है, तो दूसरा जो भाग है वो व्याख्या कर रहा है किसका, दूसरा भाग व्याख्या कर रहा है
गति के जड़त्व का और दिशा के जड़त्व का। और क्या यहाँ बात समझनी है कि जो गति का प्रथम नियम है एक काम और ये कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, तो बोल रहा है लास्ट में जब तक कि उस पर बाहरी बल न लगाया जाए, जब तक कि उस पर बाहरी बल न लगाया जाए, मतलब ये बल की गुणात्मक व्याख्या कर रहा है। गुणात्मक और मात्रात्मक में आपको पहले इसीलिए चर्चा किया था कि आपको आइडिया रहे गुणात्मक क्या होता है और मात्रात्मक क्या होता है। यहां अब बात आपको समझ में आ रही होगी कि यहां एक बल की गुणात्मक व्याख्या करता है। बस ये बल के बारे में हमको बताता है कि बल ही वो कारक है ऐसा जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब बल का गुण बता रहा है। बल का गुण क्या होता है, तो बल की परिभाषा जाके देखो, जब किसी वस्तु पर लगता है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करता है या उसकी अवस्था में परिवर्तन कर देता है, यही तो उसका गुण है, यही तो इसकी परिभाषा है। तो प्रथम समीकरण हमको और क्या दे रहा है, तो ध्यान रख लेना कि हमको और क्या दे रहा है, हमको ये दे रहा है बल की गुणात्मक परिभाषा। ये हमको बल की गुणात्मक परिभाषा भी दे रहा है, मात्रात्मक नहीं। कितनी मात्रा में बल लगेगा मात्रा नहीं बता रहा है, बल का गुण जरूर बता दे रहा है। तो बल की गुणात्मक व्याख्या भी ये समीकरण हमको करके बता रहा है कि बल आखिर में चीज क्या है, बल आखिर में चीज क्या है, बल के गुण के बारे में भी हमसे ये चर्चा कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को गति का प्रथम समीकरण समझ में आ गया होगा। शुभम राय जी गुड मॉर्निंग, आपको भी क्लास में लेट जुड़ने के लिए आपको हार्दिक अभिनंदन। आपको ऐसे ही लेटे रहिए आराम से, और जब मन करे तब बीच में आके भोंपू बजा दीजिए झुनझुना समझ के। चलिए टॉपिक पे आते हैं हम। ये बल की गुणात्मक व्याख्या करता है, ये आपको दिमाग में रखना है। ये आप लोगों को प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है कि, या और मेंस में 3 नंबर में पूछ लेगा। केवल यही पूछेगा कि गति का प्रथम नियम बल की किस प्रकार की परिभाषा देता है या बल के बारे में क्या बताता है। तो आप आंसर में सिर्फ इतना ही लिखेंगे, 3 नंबर मिल जाएगा कि बल की गुणात्मक व्याख्या करता है, बल की गुणात्मक व्याख्या करता है। सर लाइट बंद थी कल से, अभी आई तो चार्ज किया हूँ मोबाइल। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। सर मैंने सुना है कि आपने ऑफलाइन क्लास में 12 से 130 रुपये इकट्ठे कर लिए हैं चिकन के लिए, तो आप मतलब ऑफलाइन क्लास का भी पूरी जानकारी रख रहे हैं। आप लोगों पर भी दंड लगाएंगे। अब 15 अगस्त के बाद जितने लोग क्लास में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कराएंगे उन पर डे के हिसाब से 10 रुपये फाइन लगेगा, ये ध्यान रख लो। ऑफलाइन से इकट्ठा कर रहा हूं तो ऑनलाइन से भी इकट्ठा करूंगा, टेंशन मत लो। अभी टॉपिक पे आ जाओ। आपने जो सुना है एकदम सही है, और लेकिन आपने मात्रा कम सुना है। 120 से ज़्यादा इकट्ठा किया हूं मैं, वो कम बताया गया है आपको। मैंने एक पूरा मुनीम रख लिया है इसके लिए, ऑफलाइन क्लास में एक मुनीम रखा हुआ है, और वो मुनीम ही पूरा ये काम देखती है कि कितना किससे लेना है, कितना किसको देना तो खैर कुछ नहीं है, केवल लेना ही लेना है। कारोबार केवल फायदे वाला है ये। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों में भी किसी को मुनीम बनाना पड़ेगा या खुद ही बनना पड़ेगा, मुझे आप लोगों पर भरोसा नहीं है। टॉपिक पे आओ। मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछने का इतिहास रहा है एमपीपीएससी का। एथिक्स का पेपर जाके देखोगे, पूछता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं, और आंसर में लिखना है केवल कौटिल्य। 3 नंबर मिल गया। और इसलिए पीएससी के पुराने पेपर्स जब सारे देखते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, तो हमको सीख मिलती है कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं हमसे। तो पहली बात कि जो लोग क्लास में शुरू से यहाँ थे वो लोग एक बार मुझे कंफर्म कर दें कि क्या इतनी बात एकदम क्लियर है गति के प्रथम नियम का, तो मैं बोल के लिखवाऊं। जल्दी बताइए। अच्छा, उसी मुनीम ने बताया है आपको। चलिए ठीक है, आप मुनीम से आप चर्चा कर लिए हैं तो अच्छी बात है। मुनीम, चलो हेडिंग डालो। गति संबंधी न्यूटन के नियम। हेडिंग डालना है गति संबंधी न्यूटन के नियम। गति संबंधी न्यूटन के नियम।
गति संबंधी न्यूटन के नियम, और उसमें नीचे लिखना है, उसमें नीचे लिखना है गति संबंधी न्यूटन के नियम में लिखिए, विद्वान सर आइजैक न्यूटन, विद्वान सर आइजैक न्यूटन द्वारा, विद्वान सर आइजैक न्यूटन द्वारा, विद्वान सर आइजैक न्यूटन द्वारा, इंग्लिश नाम यह है ISSAC, विद्वान सर आइजैक न्यूटन द्वारा वर्ष 1687 में, वर्ष 1687 में, वर्ष 1687 में एक पुस्तक द प्रिंसिपिया, एक पुस्तक द प्रिंसिपिया, बोर्ड पे लिखा है, आप चाहें तो इसको देवनागरी में कर लीजिएगा, प्रिंसिपिया, द को ऐसे लिखिएगा, द या दी, जो आपको अच्छा लगे, दी प्रिंसिपिया, दी प्रिंसिपिया, और चाहो तो इसका पूरा नाम भी कोष्टक में लिख लो, दी प्रिंसिपिया का पूरा नाम लिख लो, फिलोसॉफी, अब एक्चुअली लैटिन भाषा है, इटालियन भाषा है, कुछ बोल रहे हैं आशीष भाई, कितने पेज छोड़ दूं? अब वो आशीष भाई ही बताएंगे, मैं नहीं बता सकता, अभी कुछ नहीं छोड़ना है यार, अभी तो शुरू किया हूं। कल की क्लास में अगर तुम नहीं होगे तो बात अलग है, अदरवाइज कल की क्लास पूरी लिए होगे, कल तो तुम पूरा लिए ही थे क्लास, तो आज तो अभी बस शुरू ही किया हूं, आज तो बस लिखना, अभी जो बोला यही शुरू किया हूं लिखवाना, इससे पहले समझा रहा था। इसका पूरा नाम लिख लो, ये इटालियन भाषा है, फिलोसोफिया, PHILOSOPHIAE, द फिलोसोफिया नेचुरलिस, नेचुरलिस लिख लो, पूरा नाम भी काम करेगा, नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, प्रिंसिपिया मैथमेटिका, मैथमेटिका, ये किताब का पूरा नाम था, हम लोग दी प्रिंसिपिया के नाम से ही समझते हैं। तो एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, सुन लो ध्यान से, एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो कि सर आइजैक न्यूटन द्वारा वर्ष 1687 में, वर्ष 1687 में अपनी पुस्तक दी प्रिंसिपिया में, अपनी पुस्तक दी प्रिंसिपिया में गति से संबंधित 3 नियमों का प्रकाशन किया गया था। अपनी पुस्तक दी प्रिंसिपिया में गति संबंधी 3 नियमों का प्रकाशन किया गया था। गति संबंधी 3 नियमों का प्रकाशन किया गया था। 3 नियमों का प्रकाशन किया गया था। लाइन चेंज करके लिखो, इनका प्रथम नियम, थोड़ी सी जनरल चर्चा कर लेते हैं, फिर एक एक बात करेंगे। इनका प्रथम नियम, इनका प्रथम नियम जड़त्व पर आधारित है। इनका प्रथम नियम जड़त्व पर आधारित है, जबकि दूसरा नियम, जबकि दूसरा नियम बाह्य बल एवं संवेग में परिवर्तन के बीच संबंध पर आधारित है। जबकि दूसरा नियम बाह्य बल एवं संवेग में परिवर्तन के बीच, बाह्य बल एवं संवेग में परिवर्तन के बीच संबंध पर आधारित है।
बाह्य बल एवं संवेग में परिवर्तन के बीच संबंध पर आधारित है। जबकि तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से प्रचलित है। जबकि तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से प्रचलित है। तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से प्रचलित है। ये तो बेसिक इन्फो हो गया, बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया, थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए। अब हेडिंग डाल लो, गति संबंधी न्यूटन का प्रथम नियम। हेडिंग डालो, गति संबंधी न्यूटन का प्रथम नियम। गति संबंधी न्यूटन का प्रथम नियम। गति संबंधी न्यूटन का प्रथम नियम या फिर गति का प्रथम नियम, जो आपको अच्छा लगे, दोनों ठीक चलेगा। गति संबंधी न्यूटन का प्रथम नियम। और उसके जस्ट नीचे लिखो, समझा सारा दिया हूं तो नीचे लिखना है। लिखो, इस नियम के अनुसार, गति संबंधी न्यूटन का प्रथम नियम में नीचे लिखना है, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, तो वह विराम अवस्था में ही रहना चाहती है। अगर आपको रहना चाहती है नहीं लिखना तो चाहेगी, अरे रहेगी भी लिख सकते हो, बट ठीक है, जैसा मैं लिखा वैसे लिखो। अभी यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहना चाहती है, विराम की अवस्था में ही रहना चाहती है, कॉमा, यदि गति की अवस्था में है तो, यदि गति की अवस्था में है तो, यदि गति की अवस्था में है तो उसी दिशा में उसी वेग से, उसी दिशा में उसी वेग से, उसी दिशा में उसी वेग से, आपको पता है घर्षण न आए, श्यान बल न आए तो उसी वेग से चलेगी वो, इसलिए बोल रहा हूं उसी दिशा में उसी वेग से, उसी दिशा में उसी वेग से गतिमान रहना चाहती है, उसी दिशा में उसी वेग से गतिमान रहना चाहती है, जब तक कि उस पर, कॉमा लगा के लिखना है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यहां पे कोई आएगा तो मैं बोल रहा हूं उसके हिसाब से लिखो, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। लगाया जाए लिखने से तकलीफ है तो आरोपित किया जाए भी लिख सकते हो, आरोपित किया जाए भी चलेगा। जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए, दोनों सही है। जबकि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए या आरोपित किया जाए, जो आपको अच्छा लगता है, फुल स्टॉप लगा लो। बाह्य बल न आरोपित किया जाए, बाह्य बल न आरोपित किया जाए। अब उसके जस्ट नीचे लिखो, उसके जस्ट नीचे लिखो, जानकारी प्लस करके लिखना, जानकारी प्लस करके लिखो उसके नीचे। बाकी तीनों बातों को मैं यहां कर देता हूं, तो नीचे लिखो परिभाषा के जस्ट नीचे जानकारी प्लस। अब यहां इसका उदाहरण देने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि विराम के जड़त्व का उदाहरण हमने दे लिया है, गति के जड़त्व का उदाहरण देख लिया है, दिशा के जड़त्व का भी उदाहरण देख लिया है। तो यहां फिर से लगाने कोई भी परिभाषा कोई भी उदाहरण देने की आवश्यकता हमको यहाँ पे है नहीं। उदाहरण हमको क्लियर कट पता है कि वस्तु अगर खड़ी है तो खड़ी ही रहेगी। तो यहाँ पर थोड़ा आपको नीचे लिखना है, जानकारी प्लस में लिखो, जानकारी प्लस, और उसमें लिखो एक लाइन कि गति के प्रथम नियम से,
गति के प्रथम नियम से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। गति के प्रथम नियम से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। गति के प्रथम नियम से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। पहला 1 2 3 करके लिखोगे। पहला बिंदु लिखो। पहला बिंदु लिखो, गति का प्रथम नियम जड़त्व। गति का प्रथम नियम जड़त्व को परिभाषित करता है। गति का प्रथम नियम जड़त्व को परिभाषित करता है। गति का प्रथम नियम जड़त्व को परिभाषित करता है। दूसरा बिंदु लिखो। दूसरा बिंदु लिखो, यदि गति के प्रथम नियम को दो भागों में बांट लिया जाए, यदि गति के प्रथम नियम को दो भागों में, यहां पे बोल रहा है ना कि विराम में रहना चाहती है और गति में रहना चाहती है, ये दो भाग हो गए। यदि गति के नियम को दो भागों में बांट लिया जाए तो इसका प्रथम भाग विराम के जड़त्व की व्याख्या करता है। तो इसका प्रथम भाग विराम के जड़त्व की व्याख्या करता है। तो इसका प्रथम भाग विराम के जड़त्व की व्याख्या करता है। प्रथम भाग विराम के जड़त्व की व्याख्या करता है, जबकि दूसरा भाग गति एवं दिशा के जड़त्व की व्याख्या करता है। जबकि दूसरा भाग, शुभम भाई आप लेट आए हैं तो इस क्लास का ओवर होने के बाद रिकॉर्डिंग आएगा तो शुरू का थोड़ा देख लेना। ये सब समझाने के बाद ही लिखवा रहा हूं। क्या लिखे हैं? जबकि दूसरा भाग या द्वितीय भाग गति के जड़त्व एवं दिशा के जड़त्व के बारे में की व्याख्या करता है। गति का जड़त्व एवं दिशा के जड़त्व की व्याख्या करता है। तीसरी बात लिखो। तीसरी बात लिखो, गति का प्रथम नियम बल की गुणात्मक व्याख्या करता है। गति का प्रथम नियम बल की गुणात्मक व्याख्या करता है। बल की गुणात्मक व्याख्या करता है। अगर मान लो एग्जाम में कभी पूछ लेगा कि गति का प्रथम नियम बल की गुणात्मक व्याख्या करता है कैसे, तो बता देना, परिभाषा लिखने के बाद बता देना कि बल की परिभाषा यही होती है कि बल कोई बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करता है या प्रयास कर देता है। और यहां भी उसकी परिभाषा ही तो आ रही है कि विराम है तो विराम में रहना चाहेगा, गति में है तो गति में रहना चाहेगा जब तक बाहरी बल ना लगाया जाए। मतलब बल की ये क्या कर रहा है? परिभाषा दे रहा है, गुणात्मक व्याख्या, गुण बता रहा है कि बल का क्या गुण होता है। अभी शुरू में समझाया अभी इस बात को। तो क्या लिख लिए हो? गति का प्रथम नियम बल की गुणात्मक व्याख्या करता है। गुणात्मक व्याख्या करता है। और अगला बिंदु लिख लो इसे। अगला बिंदु लिख लो, वैसे तो हमने ऊपर ही लिख लिया है बट फिर भी लिख लो इसे। न्यूटन का जड़त्व संबंधी नियम भी कहा जाता है। इसे न्यूटन का जड़त्व संबंधी नियम भी कहा जाता है। इसे न्यूटन का जड़त्व संबंधी नियम भी कहा जाता है। इसे न्यूटन का जड़त्व संबंधी नियम भी कहा जाता है। चलो ये तो जानकारी प्लस इसमें हो गया। और प्रथम नियम का उदाहरण देने की हमको कोई आवश्यकता है नहीं यहां।
इसके जस्ट आगे मैं थोड़े नवाचार करने का कोशिश हमेशा करता हूँ हर बैच में, क्योंकि इंसान ही क्या जो नवाचार न करे, तो मैं अक्सर नवाचार करना चाहता हूँ। अगला लिखो फूड फॉर माइंड, छोटी सी फूड फॉर माइंड, दिमाग के लिए खाना। दिमाग का खाना क्या होता है? सोचना। दिमाग का खाना होता है सोचना, कि सोचने के लिए इसको कितना मजबूर कर रहे हैं। तो एक नया हम लोग टॉपिक शुरू किया करेंगे, फूड फॉर माइंड, जिसको आप कॉपी पढ़ोगे तो आपके दिमाग के लिए सोचने का अवसर मिले। वो क्या अवसर मिलेगा? तो पहला बात यह रहेगा कि व्यवहारिक जीवन में, व्यवहार में तो चलती हुई साइकिल पैडल मारना बंद करने पर, पैडल दबाना बंद करने पर रुक जाती है। तो क्या गति का प्रथम नियम गलत है? तो क्या गति का प्रथम नियम गलत है? कोई भी पूछ सकता है। एक फुटबॉल लिया और फुटबॉल को पैर से मारा, फुटबॉल को पैर से यहाँ किक किया, मारा, हमने देखा कि ये चलना शुरू हुआ, कुछ देर बाद जाके रुक गया। तो क्या गति का नियम गलत है? तो हम बोलेंगे नहीं भैया, गति का नियम कहीं भी गलत नहीं है, और हमने सब पहले समझा भी दिया है। एक्चुअली पैडल मारना बंद करते हैं और उस समय घर्षण को कम कर दिया जाए, घर्षण और वायु के प्रतिरोध को कम कर दिया जाए, कम मतलब कि शून्य कर दिया जाए, तो साइकिल जिंदगी भर चलती रहेगी, कभी नहीं रुकेगी, इसकी गारंटी है। लेकिन सड़क का घर्षण, टायर और सड़क के बीच का घर्षण और वायु का प्रतिरोध साइकिल को रोक देता है। अगर उसको शून्य कर दोगे तो जिंदगी में कभी भी वो नहीं रुकेगी, इसकी गारंटी है। और ये गति का नियम एकदम सही है, इसमें कहीं गलत नहीं है। तो ऐसे कुछ सोचने की बातें, कई बार बच्चों की तरह आपके दिमाग में बातें आ जाती हैं, कोई आपसे पूछ सकता है तो आप सोच सकें, बता सकें। तो फूड फॉर माइंड करके ये बात उतार लो कॉपी में, या जगह छोड़ लो, इतना घर पे लिख लेना कि कोई पूछेगा कि क्या गति का प्रथम नियम, फुटबॉल को मारते हैं रुक जाती है, फिर ऐसे कैसे हुआ? वो तो बोल रहा है कि गति में है तो गति में ही रहना चाहेगी, तो गति में क्यों नहीं रही वो? अरे चाह तो रही है रहना वो, लेकिन घर्षण तो जीरो कर दो, वायु का प्रतिरोध श्यानता जो भी श्यान है वो तो जीरो कर दो, और घर्षण श्यान क्या है वो हम आगे बताएंगे, और पीछे कई बार मैंने इस पर बात किया भी है। आगे जब भी जरूरत पड़ेगी हम बात करेंगे। ये फूड फॉर माइंड सोचेंगे इसको आप। कोई कुछ बोल रहा है, सर बारिश को कैसे मापते हैं? ये मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। करंट अफेयर्स की क्लास जो होती है फ्री में यूट्यूब पर, आज नहीं हुई थी। आप लोगों की क्लास से मुझे लगता है कि आशीष हर रोज उस क्लास में रहता है, बाकी लोग तो आप लोग आराम करते हैं। तो उसमें ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, वहीं से आप आंसर जाके लीजिएगा। वैसे आंसर मैंने वहां बताया नहीं है अभी। दूसरी बात यह है कि जो ऐसे आशीष रोज क्लास में उसमें आता है, तो इनको लगेगा कि आज की क्लास कल शेड्यूल हुई थी तो शायद आज का डेट था, बट आज सुबह डेट बदल गया था। कारण क्या है कि जो पेड क्लासेस और फ्री क्लासेस के बीच में जब कभी चुनना होता है तो मेरी मजबूरी है कि मुझे पेड क्लास ही चुनना पड़ता है कि नहीं पेड क्लास लूँगा, फ्री वाली क्लास को एक दिन पोस्टपोन भी कर लूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे मैं उत्तरदायी हो चुका हूँ, वहाँ उत्तरदायी नहीं हूँ मैं। वहाँ भी मेरा पूरा प्रयास रहेगा, सारी चीज़ें चलती रहेंगी, साल भर 2 साल जब तक चलता रहेगा, रुकेगा नहीं वो। लेकिन प्राथमिकता हमेशा, जैसे आपको कोई बोलेगा कि यूपीएससी के क्लास के चल रही है कि एमपीपीएससी के, कहाँ बैठोगे? तो आप लोगों की प्राथमिकता एमपीपीएससी को रहेगी। वैसे ही जो स्टूडेंट पेड क्लासेस में मेरे यहाँ जुड़े रहते हैं वो मेरी पहली प्राथमिकता पर आ जाते हैं। मजबूरी है, क्योंकि उनका मुझे कोर्स भी कराना है, उनसे मैंने पैसा ले लिया है, उनसे चीज़ें किया है, तो मेरे लिए फिर कहीं ना कहीं 19 और 20 का अंतर आ जाता है। 20 मन होते हुए भी कि आज की वो फ्री वाली क्लास लूँ,
मन को मारना पड़ता है और जाना पड़ता है मुझे पेड वाली क्लासेस के साथ। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। कल की क्लास फिर वो लगेगी और वो तो कंटिन्यूअस लगती रहेगी, क्लास रुकने वाली है नहीं। कोई कुछ बोल रहा है क्या? मैसेज तो आया नहीं है। बारिश को कैसे मापते हैं नहीं बताऊंगा मैं। अच्छा सर, अगर साइकिल निर्वात में चले तब नहीं रुकेगी क्योंकि तब उसमें किसी प्रकार का घर्षण नहीं होगा। सही है, निर्वात में चलेगी तो नहीं रुकेगी, सही बात है, नहीं रुकेगी। कोई माध्यम न रहे, कुछ भी नहीं रही तो रुकेगी न। अभी आप चले जाओ ना बर्फ पर जाओगे तो देखोगे बहुत तेज फिसलता है आदमी, घर्षण कम हो जाता है। मैं घर्षण एक टॉपिक बना के आपको पढ़ा दूंगा आने वाले समय में, एक्स्ट्रा बात करके उस पर। बट अभी घर्षण की कहानी हम करेंगे। घर्षण हमारे लिए अच्छा भी है और नुकसान भी है। अच्छा इसलिए है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर घर्षण नहीं होता तो मैं खड़ा ही नहीं हो पाता। मैं बल लगा रहा हूँ अपने शरीर से, मेरे शरीर का द्रव्यमान भार बन के बल लगा रहा है और बल लगाया तो मेरी अवस्था में परिवर्तन कर देता है। जैसे ही खड़ा होने का प्रयास करूंगा गति में आ जाऊंगा, कभी रुकूंगा ही नहीं। तो दुनिया पे कोई चल ही नहीं पाएगा, दुनिया में कोई बैठ ही नहीं पाएगा। केवल एक जगह कहीं स्थिर है तो स्थिर है, जरा सा भी मूवमेंट उसमें आया, गति बल लगा तो वो गति में हो जाएगा, बहुत तकलीफ हो जाएगी। और नुकसान इसमें है कि कई मशीनें हैं, उन मशीनों में घर्षण होने से उसमें तमाम प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। कई जगह पे घर्षण ज़्यादा होता है तो गति का ज़्यादा विरोध हो जाता है। तो इसका लाभ और हानि भी है, हम आगे कभी घर्षण पे बात कर लेंगे। बट ये है कि अगर ये घर्षण न रहे तो जिंदगी भर चलता रहेगा और गति का नियम कहीं भी गलत है नहीं। तो ये फूड फॉर माइंड जरूर लिखिएगा आप लोग। हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बात करेंगे गति का दूसरा नियम। उदाहरण लिखने की यहाँ पे आवश्यकता थी नहीं। गति का द्वितीय नियम समझोगे, अब अभी लिखना नहीं है। गति का द्वितीय नियम, गति का दूसरा नियम। सबसे पहले तो हमें दिमाग में रख लेना है कि गति का जो दूसरा नियम है यही गति का वास्तविक नियम है। इसको गति का वास्तविक नियम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? गति का वास्तविक नियम। अब बात आती है क्यों, आखिर में गति का वास्तविक नियम क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर है, कभी अगर आपसे बात बने तो पूछे क्यों, तो आप बताओगे इससे, इसमें गति के प्रथम नियम, इसमें गति के प्रथम नियम और तृतीय नियम, गति के प्रथम नियम और तृतीय नियम दोनों शामिल हैं, दोनों समाहित हैं। कैसे देखेंगे अभी आगे हम। दोनों समाहित हैं, दोनों समाहित हैं, कैसे देखेंगे हम। दूसरी बात क्या है, तो ये गति का जो द्वितीय नियम है बल की मात्रात्मक व्याख्या करता है। बल की मात्रात्मक व्याख्या करता है, बल की गुणात्मक नहीं बल्कि मात्रात्मक व्याख्या करता है। बल की मात्रा के बारे में भी चर्चा कर लेता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें दिमाग में क्या रखनी है, तीसरी महत्वपूर्ण बात ये दिमाग में रखनी है कि गति का जो दूसरा नियम है ये क्या करता है। अभी मैंने आपको पीछे लिखवाई दिया था, बट फिर देख लो। बाह्य बल एवं संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन के बीच के संबंध को बताता है, बीच के संबंध को बताता है। इतनी बात आपको दिमाग में एकदम रखनी है, जो 3 नंबर में कभी क्वेश्चन आपको सीधे एक 1 लाइनर पूछ लेगा। अब बात आती है कि फिर ये है क्या, ये जो नियम है गति का द्वितीय नियम, इस नियम का क्या है, थोड़ा इसके बारे में हम समझें कि गति का दूसरा नियम है क्या। तो गति का द्वितीय नियम क्या है, थोड़ा समझो। गति का द्वितीय नियम, पहले परिभाषा थोड़ा समझते हैं। परिभाषा को समझने के लिए मैं थोड़ी व्याख्या पहले करूंगा इसकी, जिससे कि आपको बड़ा आसानी से बात समझ में आए। कैसे समझो, इस नियम में मान लो कि एक कोई पिंड है यहाँ,
मैं पिंड हमेशा ऐसे ही बनाता हूं, तो अब आपकी मर्जी, आप जैसा मन करो वैसा बनाइए। कोई पिंड है, इस पिंड का द्रव्यमान कितना है? इस पिंड का द्रव्यमान है m। इस